हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज न्यू ईयर है, यानी कि आज से 2026 की जर्नी आपकी शुरू होती है। सबसे पहले तो आप सभी को इस नए मतलब इस नए साल की शुभकामनाएं। आप जो भी अपनी लाइफ में आपने टारगेट रखा है वो आप जरूर जरूर इस साल में अचीव करिएगा। और इसके साथ ही जो यूपीएससी 2026 देने वाले हैं उनके लिए करीब यहाँ पर मात्र अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 4.5 मंथ जो है वो रह चुके हैं। यानी कि आपको अब अपना जो रिवीजन है वो शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं उनको साथ में कवर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो है आप अगर यानी कि इसमें करीब मतलब 1.5 साल तक का करंट आता है, तो उसमें अगर आप इस करंट को द हिंदू को कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसको आपको आपके बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन, जिसमें हमारे ये मेजर सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी भी हमारा एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, जो कि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो शुरू करने से पहले हमने आपके लिए एक नया सेक्शन ऐड किया था, वर्ड ऑफ द डे। तो इससे क्या आपकी जो वोकैब है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप बेसिकली आप सभी ने जो है इंग्लिश का क्वालिफाइंग एग्जाम जरूर करना है, सभी ने देना ही है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है। इसके साथ कोई भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं वनडे, उसमें भी इंग्लिश जरूर आती है। तो इसीलिए आपका जो वोकैब का सेशन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक तरह से ये पूरा इंग्लिश का पार्ट आपकी जो वोकैब है वो बढ़ जाएगी, आपको वर्ड मीनिंग समझ आने लगे, आपको उसको यूज कैसे करना है पता चल जाएगा। तो अब देखिए आज का वर्ड क्या है, फॉर्च्यूशियस। फॉर्च्यूशियस जैसे हम कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट, यानी कि फॉर्चुनेट जानबूझकर, और अनफॉर्चुनेट मतलब कि जो हम कहते हैं बिल्कुल एक तरह से बिना जानबूझकर, मतलब किसी को पता नहीं होता इसका असली मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है फॉर्च्यूस का, हैपनिंग बाय चांस रेदर देन बाय इंटेंशन, यानी कि आप इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि चांस, यानी कि एक तरह से मतलब आपको कोई भी ऐसी आपकी इंटेंशंस नहीं है, आपके एक तरह से आप ये चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो जाए। तो ये इसका मीनिंग ये है। इसके जो है सिनोनिम्स क्या है, कोइंसिडेंशियल आप समझ गए होंगे, फॉर्चुनेट और अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसको आप जो है एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा कुछ। इसका यूजेस कैसे कर सकते हैं, द टाइमिंग वॉज फॉर्चुअस फॉर बोथ साइड्स, यानी कि दोनों धीरों के लिए जो टाइम था वो फॉर्चुअस था, यानी कि उसको एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो अब कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, द इंडेक्स ऑफ आईआईपी ग्रोथ रीच्ड 25 मंथ ऑफ हाई ऑफ इन नवंबर 2025। तो कितने परसेंट था, 6.7%। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए आज की हमारी फर्स्ट न्यूज क्या आ रही है हमारी। सबसे पहले देखिए, वोडाफोन आइडिया ड्यूज फ्रोजन बाय सेंटर, टाइमलाइन रिलैक्स्ड, यानी कि वोडाफोन का क्या है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है सेंटर ने कि आइडिया वोडाफोन के जो बकाया भुगतान है उसको रोक दिया है, समय सीमा में ढील दी गई, यानी कि एक तरह से जो टाइम लिमिट रखा गया था इनके बकाये के लिए अब उस चीज को रोक दिया गया है। सेंटर फ्रीजेस पेमेंट ऑफ, कितनी पेमेंट होनी थी, 87 600 समथिंग करोड़ रुपए की जो पेमेंट होनी थी उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब इसको कहा गया 2031-32 से लेकर 2040-41 तक जो है आपको ये पेमेंट करनी है। नो चेंजेस इन ड्यूज फॉर 2017-19 के जो मतलब चेंजेस है, चेंज उन ड्यूज में कोई भी चेंज नहीं किया गया। दिस विल प्रोटेक्ट गवर्नमेंट स्टेक ऑफ 49% एंड इंश्योर ऑफ कंपटीशन इन सेक्टर। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो राशि है 2031-32 से 2040-41 के समय तक चुकाई गई, मतलब चुकाने की नई जो एक तरह से टाइम लिमिटेशन दिया गया वोडाफोन आइडिया एक कंपनी जो है इसको, जिससे कंपनी को पहले की तय जो तिथि थी उससे बहुत ही अधिक समय, यानी कि 2026 यानी कि 31 मार्च 2026 तक उनको टाइम लिमिट दी गई थी, लेकिन अब आप सोचिए 2031-32 यानी कि काफी समय इनको दे दिया गया। तो ये क्या है, एजीआर क्या है, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू जो है ये देना था वोडाफोन आइडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो ये समय सीमा में ढील का मतलब क्या है, तुरंत भुगतान रोक दिया गया, यानी कि अभी आपको जो तुरंत सेंटर ने जो इन कंपनी से जो इनको रेवेन्यू होना था उसको रोककर अब बहुत लंबा समय मिला है। इसके अलावा ये ऐसा कदम क्यों लिया गया, तो जो केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट की अभी हालिया टिप्पणी है उनके संदर्भ में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एजीआर मुद्दे पर जो सरकार की भूमिका है और वह लोक हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकती है, यानी कि लोगों का हित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंपनी को इतना ज्यादा, कंपनी के पास अभी पैसा ना हो, आप उनसे रिवेन्यू वसूलने में लगे हो, तो इसी चीज से जो सरकार है वो अपनी कुछ एक तरह से अपने यूज करके अपने विवेक से जो है फैसला ले सकती है। इस फैसले के बाद जो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट भी देखी गई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इन्वेस्ट है उनको पूरी बकाया जो है राशि जो उनको नहीं मिली है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उनको बकाया, जो एक तरह से वो चाहते थे कि हमारा जो बकाया है, इन्वेस्टर्स ये चाह रहे थे कि वो माफ हो जाए, यानी कि उसको एक तरह से यहीं पर ही क्लियर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब उनको जो है टाइम लिमिटेशन जो है वो बढ़ा दिया गया। कंपनी के लिए यह समय सीमा में ढील जो है संक्षिप्त रहा था, लेकिन अगर लंबे समय की अगर हम देखें तो वित्तीय समस्या का स्थायी समाधान अभी नहीं निकाला गया। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी फिर भी जो एजीआर है वो अभी गवर्नमेंट को देने पड़े, मतलब वोडाफोन आइडिया जो है उसको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो यहीं पर आप जो है देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज 49% इक्विटी स्टेक इन वीआईएल, यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो 47% जो गवर्नमेंट के स्टेक अभी भी वहां पर है, फ्रॉम अ प्रीवियस रिलीफ इंटरवेंशन फ्रॉम द स्ट्रगलिंग फर्म। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हालांकि ये बहुत ही छोटी न्यूज थी। ये है हमारी नेक्स्ट न्यूज। सेंटर प्री पब्लिशेस ड्राफ्ट रूल्स फॉर लेबर कोड्स। आप सभी को पता है कि जो 4 श्रम संहिताएं जो है लागू की गई थी, लागू की जाने वाली जो 4 नई श्रम संहिता है उनके लिए ड्राफ्ट नियमों को प्रकाशित कर दिया गया, यानी कि एक तरह से प्री पब्लिश हो चुके ड्राफ्ट नियम, यानी कि उनके लिए क्या क्या जो है नियम रहने वाले हैं इन 4 लेबर कोड्स के लिए। ठीक है, तो अब ये नियम क्या है उनको हम देखेंगे। इसका मतलब क्या कि सरकार इन्हें लागू करने से पहले जो स्टेट्स हैं यानी कि राज्य हैं, इसके अलावा जो उद्योग हैं, उद्योग, उसके अलावा और क्या है, यहाँ पर आता है ट्रेड यूनियन, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, ट्रेड यूनियन, और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांग रही, यानी कि यहाँ पर जो है आम जनता भी यहाँ पर कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, कुछ आपत्तियां जिनको इन रूल्स में या फिर इन जो ये प्रावधान किए गए इनमें अगर कोई भी परेशानी दिक्कत होती है तो वो सरकार को अर्जी डाल सकती है। तो ये अभी कुछ यानी कि एक तरह से समय दिया गया है। तो पब्लिक हैज बीन गिवन 45 डेज, यानी कि 45 दिन में आपको जो है इस पर रिस्पॉन्स देना होगा। 45 डेज मिले हैं ये जो लेबर कोड्स है उन पर, उनमें चेंजेस करने के लिए। अब देखिए, ये पहले जो भारत में 29 अलग अलग कानून थे, इनको थोड़ा पृष्ठभूमि को समझते हैं। पहले 29 कानून थे अलग अलग जो लेबर्स के लिए थे, ठीक है, उन सभी को जो है अब इकट्ठा करके, उनको आसान करके, इन सभी को मिलाकर अभी 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं। उनको नाम दिया गया है श्रम संहिता, लेबर कोड्स न्यू बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या था 2019, इसमें इंपॉर्टेंट हम देखेंगे 2019 का एक था वेतन संहिता, यानी कि ये जो 4 है इनको हम देखने वाले हैं। तो वेतन संहिता क्या, इसमें क्या होगा कि न्यूनतम वेतन तय किया गया, समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं या फिर अगर हम महिला पुरुष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फीमेल है यहाँ पर मेल है, अगर दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, अगर ये कट्टे उठाने का काम कर रहा है व्यक्ति, मतलब मेल, फीमेल भी यही काम कर रही है, तो मेल को अगर 1000 रुपए पर कट्टे के मिल रहे हैं तो महिला को भी 1000 रुपए ही पर कट्टे के मिलेंगे। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये महिला अब इसको 800 या 500 रुपया दिया जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल समान काम के लिए समान वेतन रहेगा। इसके अलावा बोनस और भुगतान से जुड़े नियम भी ऐड किए गए। अब आते हैं दूसरा, इसका जो दूसरा कानून क्या था, क्या है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है 2020 का। इसमें जो हड़ताल, अगर किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी वर्कर्स हैं, कोई भी अगर लेबर उसने हड़ताल करनी है या तालाबंदी करनी, उसके नियम तय किए गए। इसके अलावा यूनियन का पंजीकरण कर दिया गया, यानी कि यूनियन जो है उनको एक तरह से रजिस्ट्रेट कर दिया गया है। छंटनी बंदी और विवाद के समाधान यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा तीसरा जो आता है कोड, इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020।
2020 का है ये सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसमें ईपीएफ ये जो है मजदूरों के, इसके अलावा ईएसआईसी पेंशन, ये सब के प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार से होगी। इसके अलावा गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जिसमें ओला स्विगी जैसे जो है उनके बारे में बताया गया है, उनकी हालांकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहा गया है। इसके अलावा मातृत्व लाभ और ग्रेचुइटी, यानी कि एक तरह से जो मैटरनिटी लीव वगैरह या फिर मैटरनिटी के लिए जो भी फीमेल्स के लिए जो भी प्रावधान है वो किए गए हैं। तो इसके अलावा चौथा जो आता है इसमें कोड, चौथा क्या है, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, यानी कि वर्किंग के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, 2020 का ये कोड है। इसमें जो है काम के घंटे बता दिए गए हैं कि कितने काम जो है आप कर सकते हैं कितने समय तक। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए कि अगर किसी भी वर्कर की सुरक्षा करनी है तो वो किस प्रकार की हो। महिलाओं की जो नाइट शिफ्ट है उसको भी इसमें बताया गया है, मंजूरी दी गई, हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसको मंजूरी मिली है। ठेकेदार और प्रवासी श्रमिक, यानी कि इसमें ठेकेदारों का क्या रोल रहेगा, इसमें जो प्रवासी श्रमिक कैसे काम करेंगे, तो ये सब इसमें प्रावधान किए गए 4 कोड्स में। ठीक है, अब ये जो है पूर्व प्रकाशन का मतलब क्या है, मतलब कि सरकार सीधे कानून लागू नहीं कर सकती, पहले ये ड्राफ्ट नियम जो इनके बनाए गए हैं, इसके बाद जो स्टेक होल्डर्स है उनको आपत्ति या फिर सुझाव देने का यहाँ पर समय दिया गया है 45 डेज। इसके अलावा अंतिम नियम बनाए जाएंगे और लोकतांत्रिक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, एक तो ये है कि जितने भी जो लेबर कोड्स हैं या फिर लेबर कानून थे उनको आसान सरल बनाने के लिए, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, गिग वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि पहले उनकी कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए। तो कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है, तो इसमें जो है न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, यानी कि कम से कम वेतन जो है वो तय रहेगा, ये कर्मचारियों के लिए होगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का बढ़ावा जो दायरा बढ़ सकता है, महिलाओं को ज्यादा मौके दिए जा सकते हैं। गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी, यानी कि जो गिग वर्कर्स है जिसमें ओला स्विगी जो भी मतलब अलग अलग जो कंपनीज है उनके द्वारा जो वर्कर्स होते थे, डिलीवरी मैन थे, उन सभी को भी यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों की भूमिका, ये जो श्रम है ये समवर्ती सूची में आता है, यानी कि कॉन्कुरेंट लिस्ट में आते हैं श्रम कानून। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अपने नियम बनाने पड़ सकते हैं या फिर बनाने होंगे। जब तक सभी राज्य ज्यादा लागे जो भी मतलब कि मोस्टली ये स्टेट्स जो है ये अपने नियम लागू नहीं करते, तब तक कोड जो है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन की चिंताएं भी हैं क्योंकि अधिकार उनके कमजोर हो सकते हैं। अब हड़ताल पर सख्ती लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी देखा था ये 2020 का ये जो मतलब कानून लाया गया है, इसमें जो है हड़ताल के नियम, तालाबंदी के नियम रखे गए कि आप इनके चलते ही आप जो है हड़ताल कर सकते हैं। तो इसी तरह ये फायदा और थोड़ा नुकसान भी लेकर आ सकते हैं दोनों धिरों के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, ये है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या कहा गया है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम अ पीपल्स स्पेस जर्नी, यानी कि यहाँ पर है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक जन प्रवेश की यात्रा। तो ये जो एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है, जो पूर्व सचिव रह चुके अंतरिक्ष विभाग के और इसरो के अध्यक्ष भी हैं अभी। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को, इसको केवल वैज्ञानिक उपलब्धि से आगे ले जाकर एक राष्ट्रीय प्रेरणा जनता की यात्रा के रूप में दिखाता है कि कैसे जनता जो है इसमें एक तरह से यात्रा कर रही है। हालांकि दूसरी यात्रा नहीं, बल्कि अपने जो है देश को आगे लेकर जाना या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है तरक्की करना, इन सबको। लेखक क्या कहता है कि अंतरिक्ष अब दूर की लग्जरी नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए लोकतांत्रिक उपयोगिता बन चुकी है। राष्ट्र की पहचान, आकांक्षा, दैनिक जीवन से ये जो अंतरिक्ष है यानी कि स्पेस है ये जुड़ चुका है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गर्व और प्रेरणा की भावना। तो सभी लोग जो हैं इसमें राष्ट्रीय गर्व और प्रेरणा की भावना इसमें महसूस करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं हम अभी।
जून 2025 में ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा फहराना, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना, तो ये सभी भारतीयों के लिए जो था ये एक गर्व का क्षण था। ठीक है, जो शुभांशु शुक्ला गए थे। प्रधानमंत्री ने इसे क्या कहा है, अमृत काल, यानी कि ये अमृत काल चल रहा है। इसी तरह 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रयान जो 3 है उसके दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग ने पूरे देश में जो है उत्साह बनाया था। इसके अलावा ये क्षण सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि राष्ट्र की एक पहचान मिली है, यानी कि भारत जब कोई ऐसी अंतरिक्ष के सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई ऐसी नया काम करेगा और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वहां पर अब जो है एक राष्ट्र को नई पहचान मिल चुकी है। चंद्रयान 1 से 3 तक पानी की मौजूदगी की पुष्टि की, इसके साथ ही उच्च सटीकता से मैपिंग भी की थी भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान था उनके द्वारा। और इसके साथ ही इससे बच्चे चंद्रमा के चित्र बनाते हैं, शोधकर्ता जो वो संतुष्ट होते हैं और आम नागरिक अपना भविष्य अंतरिक्ष में देख सकते हैं, यानी कि सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गर्व है। दूसरा पॉइंट क्या देते हैं, पूरे विश्व की साझेदारी और प्रमुख मिशनों की बात की गई है। जैसे कि भारत ने भारतीय रॉकेटों से 400 से अधिक जो विदेशी उपग्रह थे वो लॉन्च किए हैं। मंगलयान जो है 2014 का, उससे एशिया का पहला देश बनकर मार्स ऑर्बिट पहुंचा है। इसके अलावा आदित्य L1 2023 जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन कर रहा है। इसके साथ ही एक्सपोसैट 2024 जो है ब्लैक होल्स और स्पोडेक्स 2024, ये डॉकिंग तकनीक हमने अभी देखी थी, जो डॉकिंग और जो स्पेडेक्स मिशन था हमारा, उसने डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों ही काम किए हैं। तो इसी तरह गगनयान जो है 2027 का एक तरह से टारगेट रखा गया। इसके अलावा जन प्रवेश का मुख्य तरीका यहाँ पर है, दैनिक जीवन में अंतरिक्ष का एकीकरण किया जा रहा है। जैसे कि उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। इसके अलावा मछुआरों की सहायता करते हैं, फसल का मूल्यांकन करते हैं, रेल सुरक्षा, पीएम गति जैसी जितने भी कार्यक्रम है उन सभी में हेल्प मिलती है सैटेलाइट के तहत। इसके अलावा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है वो 8 अरब डॉलर से लेकर 44 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने 5 स्पेस यूनिकॉर्न और सालाना 50 लॉन्च का लक्ष्य भी दिया है। इसके अलावा युवाओं की क्या क्या भूमिका है इसमें, 2025 में आयोजित पहला जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल जो ओलंपियाड है, इसरो रोबोटिक्स चैलेंज, भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन जैसे छात्रों से जुड़ रहे हैं, सीधे डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं। छोटे शहरों के स्टार्टअप्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे शहरों के स्टार्टअप्स हैं, कंपनियां हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो इसमें युवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दक्षिण एशिया उपग्रह जो है G20 सैटेलाइट, निसार, इसके अलावा ट्रिशना, इसके अलावा लूपेक्स जापान का, जैसे इन सभी के सहयोग से वसुदैव कुटुंबकम की भावना भी प्रेरित है। तो लेखक इसमें कहना क्या चाहता है बेसिकली कि भारत का जो अंतरिक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम है, रॉकेट और जो उपग्रह है, यानी कि इसमें जो हम रॉकेट से उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उससे यानी कि राष्ट्र की जो एक तरह से राष्ट्र को वो आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। तो इसी तरह इसके बाद शुभांशु शुक्ला का सलूट, चंद्रयान 3 की लैंडिंग, स्टार्टअप्स, छात्र उपग्रह सेवाएं एक ही कहानी का हिस्सा है। इसके साथ ही अमृत काल में भारतीय जो अंतरिक्ष युग को सिर्फ भाग नहीं ले रहा है बल्कि आकार भी दे रहा है। तो इसी तरह ये जो एडिटोरियल है अंतरिक्ष प्रयासों को जनता की कैसे सामूहिक यात्रा के रूप में दर्शाता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है, फाइनेंशियली सिस्टम एट नियर टर्म रिस्क विया एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी, यानी कि बाहरी अनिश्चितता के कारण जो वित्तीय प्रणाली निकट भविष्य में जोखिम में है। भारत की अगर हम देखें जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा रिस्क पे बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। इसका अर्थ क्या है कि भारत के साथ दुनिया की जो बैंकिंग, शेयर मार्केट, मुद्रा, कर्ज प्रणाली जो है उस पर आने वाले समय में दबाव लगातार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से देश के बाहर की बाहर की परिस्थितियां, बाहरी अनिश्चितता क्या है इसको मान सकते हैं। इसमें वैश्विक भू राजनीतिक तनाव बने हुए हैं, अभी हम देखते हैं, जिसमें देखते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध जो है, रूस
यूक्रेन युद्ध, इसके अलावा मध्य पूर्व के संकट हमें देखने को मिलते हैं, अमेरिका और चीन के तनाव। तो इससे क्या होता है, तेल की कीमतें लगातार जो है बढ़ती कम होती रहती हैं, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश प्रवाह, ये सब प्रभावित होते हैं। इसके बाद दूसरा कारण क्या बताया जा रहा है, वैश्विक आर्थिक मंदी, जैसे अमेरिका यूरोप में भी धीमी आर्थिक वृद्धि है, मांग में कमी है, भारत के जो निर्यात, आईटी सेक्टर, विदेशी निवेश, इन सभी पर असर बढ़ सकता है। इसके अलावा विकसित देशों में ब्याज दरें काफी ऊंची है, जो डेवलप्ड नेशन है उनकी जो एक तरह से इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा रखा गया है। विदेशी निवेश से भारत जो है वो भारत से निकल सकता है विदेशी निवेश, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा कर्ज और ज्यादा महंगा होता नजर आ रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बनी हुई है, शेयर मार्केट जो होते हैं उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, क्रिप्टो बॉन्ड मार्केट में जोखिम बना हुआ है, और इसके साथ ही बैंक और एनबीएफसी पर भी दबाव पड़ता है। अब देखिए भारतीय वित्तीय प्रणाली पर असर क्या है, बैंकों के एनपीए बढ़ने की भी मतलब आशंका जताई जा रही है। शेयर मार्केट में जो है वो गिरावट बोल रहे हैं कि गिरावट हो सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर पर कर्ज चुकाने का दबाव भी बढ़ सकता है। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो होते हैं, उनको ऐसा भी हो सकता है कि उनको अब कर्ज चुकाने के लिए भी प्रेशराइज किया जा सके। इसके अलावा रुपए पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, वित्तीय संस्थानों की स्थिरता को खतरा हो रहा है। लेकिन भारत की स्थिति मजबूत कितनी है, इसमें यह देखना बनता है कि भारत किस हद तक इसके लिए तैयार है। तो भारतीय बैंक जो वो पहले से अधिक पूंजी युक्त है, यानी कि कैपिटलिस्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं भारतीय बैंक। आरबीआई की निगरानी काफी मजबूत है, विदेशी मुद्रा भंडार अभी भारत के पास पर्याप्त है जितना है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पहले से ही बेहतर है, यानी जोखिम है लेकिन भारत उनसे निपटने की क्षमता भी रखता है। तो बाहरी जितनी भी अनिश्चितता उनके कारण भविष्य में वित्तीय प्रणाली पर दबाव रह सकता है, लेकिन जो मजबूत नियामक ढांचा ऐसे दबाव को कम करने में भी सहायक होता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, डिकेड आफ्टर जीएमआर's outer AAI to study Maldives request to run airport। तो भारत मालदीव के जो विमानन और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी हुई ये खबर है। जीएमआर को सत्ता से हटाए जाने के एक दशक बाद एएआई जो मालदीव है उनके हवाई अड्डे से संचालन का अनुरोध का अध्ययन करेंगे। अब देखिए जीएमआर को क्यों हटाया क्यों गया, तो सबसे पहले जीएमआर जो ग्रुप है 2010 में, हम यहाँ पर 2010 से देखें, पृष्ठभूमि से देखते हैं। 2010 में क्या हुआ, भारत की निजी कंपनी जो है जीएमआर एक ग्रुप है, ग्रुप को मालदीव के माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और विकास सौंपा गया था। लेकिन 2012 में वहां पर तत्कालीन जो मालदीव सरकार थी उन्होंने ये अनुबंध रद्द कर दिया और जीएमआर को हवाई अड्डे के संचालन से हटा लिया था। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वहां पर कुछ हमारी जो सेनाएं कह सकते हैं हम, हमारा जो इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप के मतलब इस तरह से थे कि हवाई अड्डे का जो संचालन था वो जीएमआर के द्वारा किया जा रहा था, एक कंपनी है। अब उसको जो उस समय पर 2012 में तत्कालीन सरकार आई थी उसने ये ऑर्डर दे दिया कि जो मालदीव में जो भारत की जितनी भी कंपनी है या फिर ऐसे हवाई अड्डे पर है उसको वापस ले लिया जाए, हटा दी जाए। तो इसी वजह से ये चीज मतलब हटा लिया था। इस फैसले को भारत में राजनीतिक कूटनीतिक झटके के रूप में देखा गया, लेकिन भारत ने इस पर कोई भी ऑफिशियली अभी तक मतलब उस समय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बहुत ही संयम से काम लिया था। इसके अलावा बाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को मालदीव को जीएमआर को मुआवजा देना पड़ा था, यानी कि मालदीव ने फिर जीएमआर को मुआवजा दिया था, कॉम्पनसेशन, उसको अचानक से हटाने की वजह से। अब नया क्या हुआ इसमें, जीएमआर को हटाए जाने के करीब एक दशक के बाद, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं 2012 में इसको हटाया गया था, तो 2022 में एक दशक हो चुका। अब जो है 2026 चल रहा है, यानी कि 25, आज हम 26 में है तो 26 चल रहा है। तो हटाने के करीब एक दशक के बाद मालदीव ने भारत की जो सरकारी संस्था है एएआई, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, इसको हवाई अड्डे के संचालन में सहयोग का अनुरोध किया है। यानी कि एक तरह से इनसे कहा है कि आप जो हवाई अड्डे का संचालन कर सकते हैं इसमें। इसका मतलब क्या, एआई ने इस पर क्या कहा है, इस अनुरोध का अध्ययन करेगी, यानी अभी कोई भी उसने फैसला नहीं लिया है कि ये जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पूरी तरह से मालदीव के हवाई अड्डे को कंट्रोल करेगी या फिर नहीं, अभी ये सोच रही है।
अब इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है कि मालदीव अब भारत के साथ व्यवहारिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना चाहता है। यानी कि जब ये प्रो चाइना था, सबसे पहले दोस्तों बात है थोड़ी, हम मतलब कुछ साल पहले की बात है कि जब 2012 में भारत को हटा दिया गया था वहां से, ठीक है, उस समय पर मुइजो की सरकार थी, मुइजो, मालदीव में मुइजो की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हटा दिया था भारत को, और फिर ये प्रो चाइना काफी ज्यादा थे, प्रो चाइना। अब चाइना में इस समय पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी उनमें अभी चाइना में आर्थिक मंदी हमें नजर आ रही, कुछ साल पहले की, 2-3 साल पहले की आर्थिक मंदी चल रही है चाइना में। तो उसके बाद अब जो है ये मुइजो को चाइना से कुछ हेल्प चाहिए थी फाइनेंशियली, लेकिन जो चाइना उसने साफ मना कर दी या हेल्प नहीं कर पाया। तो अब जो है मुइजो का जो रुख है वो भारत की तरफ फिर से लौट रहा है। यानी कि भारत ने उस समय पर कोई भी मुइजो को कुछ भी ऐसा वैसा या कोई ऐसी बातें नहीं की थी, जैसे कि मतलब कुछ भी होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया था। भारत तब भी संयम से चुप था, सहजता से चुप था, आज भी चुप है। तो अब जो मुइजो खुद चलकर भारत के पास आ रहा है, यानी कि ये जो वहां की मालदीव की सरकार खुद चलकर भारत के पास आ रही है कि आप जो है हमारी जो हवाई अड्डे उसको कंट्रोल करें, यानी कि आपकी जो कंपनी है वहां पर अपना जो है बेस वगैरह बना सकती है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि मालदीव और जो भारत है उनके जो संबंध है वो सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। इसके अलावा भारत मालदीव के संबंधों, इसमें क्या पता चलता है कि दोनों देशों में विश्वास जो है फिर से लाने की कोशिश हो रही है कि एक दूसरे पर विश्वास जो है किया जा सके। चीन का जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा है, इसके बीच मालदीव भारत के साथ संतुलन बनाना चाहता है। यानी कि अब जो मालदीव है वो भी भारत के साथ अपने संबंध जो अच्छे करना चाहता है, लेकिन पहले हम बता दें मालदीव जो था वो पूरी तरह से प्रो चाइना था, यानी कि ये चाइना की तरफ इसका झुकाव ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसी तरह ये जो न्यूज है, इससे एक तो ये हमारी आईआर से रिलेटेड भी है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उससे यानी कि भारत और मालदीव के संबंध जो वो फिर से एक तरह से सुधरने की कगार पर आ रहे हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये हमारी जो है आज की लास्ट न्यूज है। तो न्यूज क्या आ रही है हमारी, ये न्यूज है कि वुमेन्स अर्निंग कैपेसिटी डज नॉट एब्सॉल्व फादर ऑफ पैटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाई कोर्ट। यानी कि महिला की कमाई की क्षमता पिता को माता पिता के दायित्वों से मुक्त नहीं करती, हाई कोर्ट ने ये चीज कही है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि महिला की कमाई की जो क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी, किसी माता पिता को अपने नाबालिग बच्चों का जो भरण पोषण है उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। जैसे मामला क्या है इसमें, एक पारिवारिक चाइल्ड मेंटेनेंस मामले में पति ने यह दावा किया था कि उसकी आय बहुत कम है, जबकि उसकी पत्नी जो है वो अधिक कमाती है। यानी कि उसकी आय जो है 9,000 है, उसकी पत्नी जो है वो 34,000 कुछ कमाती है। तो ऐसा दावा किया है उसके पति ने। पति ने पूछा कि पत्नी की कमाई होने के कारण उसे बच्चों के लिए भरण पोषण देना क्यों पड़े। यानी कि पति ने ये कहा कि अगर उसकी पत्नी इतना कमा रही है 34,000, तो फिर वो अपने यानी कि उसका पति अपने बच्चों के लिए, यानी कि बाप अपने बच्चों के लिए पैसे क्यों देगा जब उनकी माँ इतना अच्छा कमा रही है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भरण पोषण की जिम्मेदारी वो साझा है, महिला चाहे कितना भी कमाए, चाहे 1 लाख रुपया महीना कमा ले, लेकिन जो जिम्मेदारी पिता की है वो पिता की ही रहने वाली। एक पिता की जिम्मेदारी नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करना केवल कानून की बाध्यता नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी आती है, यानी कि एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। ऐसा नहीं है कि अगर महिला ज्यादा कमा रही है तो इट मीन्स जो पुरुष है वो अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बच्चे की भलाई सबसे ऊपर है और किसी भी निर्णय में महत्वपूर्ण है कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। तो इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अगर माँ यानी कि सगी माँ जो वो वर्किंग वुमेन है और उसकी कमाई है तो भी यह पिता को अपने बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी सामान्य जरूरतें होती हैं उनसे मुक्त नहीं करता। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या कहा, यह कानून ये नहीं कहता कि जो कामकाजी माँ है उसको पूरी जिम्मेदारी अकेले उठानी चाहिए। यानी कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर किसी बच्चे की माँ जो है वो ज्यादा कमा रही है और पिता कम कमा रहा है तो पूरी जिम्मेदारी माँ पर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी कि पिता की भी जिम्मेदारी पूरी रहेगी इसमें। इसके अलावा ऐसे तर्कों को खारिज किया गया कि पत्नी की कमाई के कारण पति के ऊपर जो जिम्मेदारी वो कम हो जाती है। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा कि माता पिता दोनों की जिम्मेदारी बच्चों की देखभाल करना केवल इसलिए नहीं कि एक की आमदन ज्यादा है। ये जो निर्णय है सामाजिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए दिया गया कि जो ये पालन पोषण का बोझ है, बच्चे अगर दोनों के हैं माता पिता, तो इट मीन्स की दोनों की जिम्मेदारी भी दोनों की ही बनती है, माता और पिता की। तो इसी तरह ये जो है एक मामला सामने आया था उसमें साफ साफ जो है ये कह दिया गया है
कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, कि चाहे पिता कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए, तो पिता पर जो भी बच्चों की जिम्मेदारी उसको टाला नहीं जा सकता, वो उसके भरण पोषण का पूरा खर्चा देगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी कमाए, भरण पोषण का जो खर्चा बनता है वो उसको देना ही पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो हमारी न्यूज है, लेकिन अब देखिए इसमें जो है अलग अलग एक तरह से, हाँ, अलग अलग जो कानूनी कुछ इसमें प्रावधान दिए गए। सबसे पहला है सीआरपीसी की धारा 125, यानी कि दंड जो प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी, इसकी जो धारा है 125, वो क्या कहती है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने नाबालिग बच्चे या फिर अपने माता पिता का भरण पोषण करने में असमर्थ है, यानी कि वो इतना कैपेबल नहीं है, तो दूसरा पक्ष सक्षम होते हुए भी मदद नहीं कर रहा, तो अदालत जो है वो मेंटेनेंस का आदेश दे सकती, भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो पक्ष हैं, ए और बी, अगर मान लीजिए ए पर पूरी जिम्मेदारी है लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है, उसके पास इतनी ज्यादा, एक तरह से ना उसके पास इनकम है ना वो इतना ज्यादा स्किल्ड है, तो इसी तरह जो बी है वो इस चीज से मना कर रहा है, अगर मान लीजिए ये पीछे हट रहा है, तो जो अदालत है वो इसको मेंटेनेंस के लिए जो है आग्रह ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा 125 धारा के तहत बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता पर अनिवार्य रूप से आती है। माँ की कमाई इस जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती, चाहे माँ 1 लाख रुपया महीना कमाए चाहे 50 लाख रुपया महीना। हाई कोर्ट ने इसी प्रावधान को आधार बनाया और ये फैसला दिया है। इसके अलावा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 का है ये धारा 20, इसकी क्या कहती है, अगर दोनों माता पिता हिंदू है तो ये कानून लागू होता है। धारा 20 क्या कहती है, पिता और माता दोनों पर यह कानूनी तौर पर दायित्व है कि अपने नाबालिग बच्चे, अपने अविवाहित पुत्री यानी कि जो अनमैरिड उनकी डॉटर है, उसका भरण पोषण करें। और यह भी लिखा कि अगर माँ कमाती है तो पिता मुक्त हो जाएगा, ये नहीं लिखा है, यानी कि नहीं लिखा हुआ कि अगर माँ कमाती है तो पिता उस चीज से आजाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है, इसमें क्या धारा 24 क्या कहती है, अंतरिम भरण पोषण पति या पत्नी के लिए। धारा 26 कहती है बच्चों की कस्टडी और भरण पोषण। इसी तरह हाई कोर्ट ने कानूनी व्याख्या की, पेरेंटिंग जो है वो साझा जिम्मेदारी, यानी कि एक तरह से बच्चों की पेरेंटिंग, उनका पालन पोषण करना, ये माता पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी है। तो इसकी इसी तरह जो सीआरपीसी की धारा 125, उसके तहत भी यही कहा जा रहा है कि अब पिता जो है उसको मेंटेनेंस के लिए, यानी कि पिता जो है वो अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो करेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की न्यूज, फिलहाल इतनी ही थी। तो अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्रॉम विच इंडियन पोर्ट डिड द INSV कौंडिन्या द Indian Navy's indigenously built traditional stitched sailing vessel began her maiden overseas voyage to Muscat। तो कौन से पोर्ट से ये जो है रवाना हुआ है, आप देख सकते हैं जो प्राचीन तरीके से, इसको प्राचीन तकनीक से बनाया गया हमारा जो INSV कौंडिन्या, तो कौन से पोर्ट से इसको रवाना किया गया। ऑप्शन है कोची, मुंबई, पोरबंदर, कंडला। तो आपने सही ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा द हिंदू का सेशन। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।